नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बल लाइनर पढ़ रहे हैं। तो बल लाइनर में आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि शैक्षिक पिछड़ापन जो है, इसको मापने की इकाई क्या है। तो इसको मापने की जो इकाई है वो है शैक्षिक लब्धि। इसके लिए एजुकेशनल या एजुकेशन कोशिएंट कहते हैं। अब अगर अगली बात हम करें कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, तो समाज के सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, भाषाई उनमें भिन्नता है या उनमें जातीय भिन्नता है, असमानता है, तो इन सबको मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा हमारी क्या है कि उनके लिए शिक्षा में लाना, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें उनके लिए लाना और उनको उस शिक्षा को देना, लाभान्वित करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है, तो स्वतंत्रता के जो हमारे आज 73-74 वर्ष हो गए हैं, फिर भी 1/4 जो हिस्सा है जनसंख्या गरीबी है, अतः मूलभूत जो सुविधाओं के अभाव में कार्य योजना व्यवहारिक नहीं है। जैसे बच्चों की जो मूलभूत जो ज़रूरत है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, भवन है, और उनके जो पुस्तकें हैं और कॉपी हैं और उनके पेन पेंसिल है, तो ये जो मूल ज़रूरत है बच्चे की शिक्षा में, उन सुविधाओं का व्यवहारिक जो मतलब अगर सामने बात करी जाए एकदम, तो उनका अभाव है। ये योजनाएं सिर्फ हमारी कागज़ों में चल रही, ये बात कहने का इसमें अर्थ निकल रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह ये है कि बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने दी। तो जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा की संकल्पना जो दी वो किसने दी, तो ये महात्मा गांधी ने दी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि समानता में लाभों का मूल्य का समानता में समानता में समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है। समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है आनुपातिक समानता के द्वारा। समझो, ये समानता में जो लाभों का मूल्यांकन किया जाता है, तो अनुपात के हिसाब से किया जाता है कि हमारे कितने बच्चे हैं और कितने उसमें हैं, तो कितने अनुपात ये चीज़ बनी। इस बात को ये लोग यानी हम लोगों को ये समझना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि समावेशी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। समावेशी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो समावेशी शिक्षा जो अधिनियम पारित हुआ था, वह हुआ था 1995 कि समावेशी शिक्षा में जो अलग अलग बच्चे हैं, जो विशिष्ट हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ो और उन्हें भी शिक्षा दो, ये बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, तो इसके लिए हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब समावेशी शिक्षा जो एक शिक्षा प्रणाली है, और इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में समावेशी जो शिक्षा है, इसमें क्या क्या आता है वो समझो। समावेशी शिक्षा में सामान्य छात्र और हमारे दिव्यांग छात्र माने बच्चे एक साथ
शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। देखो, जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या है, जो सामान्य छात्र हैं और जो दिव्यांग हैं इनको एक साथ हम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिव्यांग छात्र हैं इनमें हीन भावना ना पनपे, इसीलिए इन्हें हम पढ़ाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि जो दिव्यांग छात्र हैं वो सामान्य छात्र की सहायता से भी कुछ सीख सकते हैं, तो इसीलिए समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग पढ़ाएं और सामान्य छात्र हैं उनके लिए अलग पढ़ाएं। दूसरी अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो समावेशी शिक्षा का प्रारंभ, तो जो समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ वह हुआ था कनाडा एवं अमेरिका से। ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है कभी कभी। दूसरी अगर हम बात करें कि शिक्षक को प्रयास हमेशा सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक उससे भेदभाव करे, क्योंकि समावेशी जो शिक्षा है इसमें ये चीज़ मान्यताएं रखती हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि समावेशी शिक्षा की जो प्रथाएं हैं वो क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा की प्रथाएं, समावेशी शिक्षा की प्रथाएं। तो समावेशी शिक्षा की जो प्रथाएं हैं, तो प्रथाएं सबसे पहले बात करें, एक शिक्षा एक निरीक्षण। दूसरी अगर हम बात करें तो हो जाएगा स्थिर और घूर्णन शिक्षा। तीसरी अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी हमारी समांतर शिक्षा। और हम चौथी अगर बात करें तो वह हो जाएगी हमारी वैकल्पिक शिक्षा। और पांचवी अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी समूह शिक्षा। अब इन्हें ज़रा हम समझते हैं। ये जो पांच इसने बिंदु बताएं, ये कह रहा है समावेशी शिक्षा की जो प्रथाएं वो क्या है। एक शिक्षा एक निरीक्षण। एक शिक्षा एक निरीक्षण का मतलब है कि जो सारा पाठ्यक्रम है और जो सारी पाठ्यचर्या है वो एक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। और एक निरीक्षण होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए या विशिष्ट बच्चों के लिए अलग अलग निरीक्षण किया जाए, एक ही होगा। दूसरी अगर हम बात करें कि स्थिर और घूर्णन शिक्षा। स्थिर का मतलब है कि हमारा या स्कूल का वातावरण है, शिक्षा उसी में होगी, लेकिन वो घूर्णन शिक्षा के अंतर्गत हुई। अब घूर्णन शिक्षा का मतलब ये है कि जो बड़े जो बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा ज्ञान है, तो वो जो नॉलेज है वो जो कम बच्चे जानते हैं वहाँ से स्थानांतरित होती रहे शिक्षा, और यही क्रम हमारा कंटिन्यू चलता रहे। इसी प्रकार से जो जैसे ये जो विशिष्ट बच्चे इंटेलिजेंस बच्चे हैं, और इनसे ये चीज़ हमारे जो कम इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो ऐसा ही ये क्रम आगे चलता रहेगा, वो तीसरों बच्चों के पास आएगी। तो ये क्रम ऐसे कंटिन्यू चलते रहे, इसी को हम स्थिर और घूर्णन शिक्षा कहेंगे। लेकिन ये जो सारा कार्य होगा ये स्कूल परिसर में ही होगा। हाँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्कूल परिसर के अन्यथा अलावा जो बाहरी वातावरण, तो वो भी पॉजिटिव अगर है तो उसमें भी ये प्रक्रिया लागू हो सकती है। वैकल्पिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पे ये है, कोई दिव्यांग बच्चा है, वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, तो उसके हाथों में ऐसी विकृति है, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा गा सकता हो, तो उसके लिए हम उसमें प्रोत्साहित करेंगे। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। कोई बच्चा पैरों से दिव्यांग है तो वो दौड़ नहीं पा रहा है अच्छे से, तो हो सकता है वह पेंटिंग अच्छी बना लेता हो, तो ये चीज़ें उसमें समाहित हैं। समूह शिक्षा का मतलब यही है कि जो पूरी कक्षा है हमारी, ये इसी में ये कार्य होगा। इसमें ऐसा नहीं है अलग अलग दिव्यांग अलग कर दे, इंटेलिजेंस अलग कर दिए और जो सामान्य बच्चे हैं वो अलग कर दिए, नहीं, एक ही में ये सारी प्रोसेस चलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो कक्षा, हाँ,
अब इसे और ज़रा समझ लो कि जो हमारी ये जो हमारी अगली शिक्षा है कि स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने के लिए प्रयास किया गया। स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया। तो वह 1937 में बेसिक शिक्षा द्वारा स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया। ये 1937 में बेसिक शिक्षा द्वारा किया गया। दूसरी अगर हम बात करें कि शिक्षा में समानता के सूचक कौन कौन से हो सकते हैं। शिक्षा में समानता के सूचक या इंडिकेटर हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें जो समावेशी जो शिक्षा है, इसमें शिक्षा में जो समानता के जो सूचक हैं, शिक्षा में समानता के सूचक हैं, पहली अगर बात है तो अधिगम की समानता, दूसरी अगर हम बात करें तो वह हमारी हो जाएगी उत्तर जीविता की समानता, तीसरी अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी हमारी स्तर की समानता, और चौथी अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी हमारी परिणाम की समानता। ये चार बातें हमें समझनी चाहिए। अधिगम की समानता, सभी के लिए सीखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों में भेदभाव हो कक्षा में, चाहे वो जाति, रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि समानता हमें रखनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें उत्तरजीविता की समानता, उत्तरजीविता की समानता का मतलब ये है कि जाति, रंग, रूप और हमारे जो वर्ण भेद हैं, इनके अनुसार ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो हिंदू लड़का है वो कारपेंटर नहीं बन सकता, या वो लोहे का काम नहीं जान सकता, या वो इंजीनियर नहीं बन सकता, या डॉक्टर नहीं बन सकता, या वैज्ञानिक नहीं बन सकता, या जो मुस्लिम लड़का है वो ऐसा नहीं हो सकता, या जो पंजाबी धर्म से है वो नहीं कर सकता। इस बात की कोई भी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। सबके लिए उत्तरजीविका यानी कि जीवन का जो हमारे लिए जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए एक रोज़गार चाहिए, इस टाइप से हम कह सकते हैं उत्तरजीविता की समानता। स्तर की समानता, स्तर की समानता का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है और उसका पढ़ाई में स्तर अच्छा है, वो गरीब घर से है, या वो पिछड़े वर्ग से है, या एसटी वर्ग से है, या ओबीसी से है, तो इसमें ये नहीं होने चाहिए कि उसके लिए हम उस दृष्टि से देखें, उसके साथ भेदभाव कर दें, उसके लिए नंबर कम दे दें, उसके प्रैक्टिकल में नंबर काट दें। इस चीज़ों की हमारे लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्तर की समानता हो। और परिणाम की समानता, परिणाम की समानता में यही बात है कि जो रिजल्ट आया तो उसमें हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो वो हो जाएगी कि कोठारी आयोग जो है वो किस पे कार्य करता है। कोठारी आयोग, तो जो कोठारी आयोग है ये कहता है कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और पुस्तकें और पोशाक, पोशाक का अर्थ यहाँ पे ड्रेस से है, जो यूनिफॉर्म में हमें दी जाती है, यूनिफॉर्म। दूसरी अगर हम बात करें तो भोजन के लिए संतुष्ट, भोजन के लिए
संतुलित। इसमें ये जो कोठारी आयोग है, इसी ने कहा था कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और पुस्तकें होनी चाहिए और पोशाक होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ड्रेसें, भोजन के लिए संस्कृति। इन जो बातें हैं, एक हमारी भोजन, एक हो जाएगा यूनिफॉर्म और एक हो जाएगा पुस्तकें, 3, और ये जो 4 निःशुल्क शिक्षा, यानी कि इसमें किसी बच्चे से कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे, बल्कि हम बच्चों को सिर्फ हम पढ़ाई के बेस पे उन्हें रखेंगे, और उनकी हो सकता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनकी आर्थिक सहायता करें। यही बातों पे जोर दिया था कोठारी आयोग ने। अब राममूर्ति जो समिति है, राममूर्ति समिति, ये जो 1990 में बोल रही है कि समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन, समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन। तो जो राममूर्ति समिति 1990 में है, इसने ये बात कही थी कि समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का जो सुझाव दिया या समर्थन किया, वो इसी ने ही किया। वो कौन है? राममूर्ति समिति ने इस बात पे बल दिया, जोर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि पहले क्या होता था, जो कबीले होते थे, कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, तो जो कबीले होते थे इनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आश्रम स्कूलों में होती थी, आश्रम स्कूलों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्कूल, आश्रम स्कूलों में जो सुविधाएं थी वो क्या क्या थी? आश्रम जो स्कूल हैं उनमें जो सुविधाएं थी, स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है? छात्रावास तथा छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं छात्र वृत्ति। यानी कि इसमें जो स्कूल हैं, जो आश्रम की व्यवस्था है, यहाँ पे जो वही स्कूल जहाँ पर हमारे लिए रहकर भोजन वस्त्र मिलें और हमारे लिए छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था है, वो आश्रम स्कूलों की सुविधाएं हैं। यानी कि आश्रम स्कूल हमारे लिए भोजन देते थे, वहाँ पर वस्त्र की व्यवस्था होती थी और छात्रवृत्ति, इन 3 विषय वस्तुओं की हमारे लिए वहाँ पर ये आश्रम स्कूल सुविधाएं प्रोवाइड कराते थे। अनिवार्य शिक्षा योजना में, अनिवार्य शिक्षा योजना, ये जो अनिवार्य शिक्षा योजना है, इसमें सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है। अनिवार्य जो शिक्षा योजना है, इसमें सर्वप्रथम प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है। यानी कि अनिवार्य शिक्षा में इस बात पर बल दिया गया, जोर दिया गया कि जो प्राथमिक हमारी शिक्षा है इसमें समानता दिखाई पड़े, परिलक्षित हो, यानी कि समानता के जो लक्षण हैं वो परिपूर्ण इसमें समाहित होनी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की जो समानता की अगर बात करें और इनके महत्व की, तो वो जरा हम समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता, ये तो हो गया है सर जी, चलो समझ लो फिर भी। इसमें जो बल दिया है शिक्षा का मौलिक अधिकार, यानी कि जो शिक्षा है वो हमारी मौलिक अधिकार है, मूलभूत ज़रूरत है, और बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बालक का जो व्यक्तित्व है उसमें राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, पारिवारिक हो,
इन सभी को हम, मानसिक हो, इन सभी को हम मिलाते हैं। तो ये हमारा सर्वांगीण विकास कहलाता है। और प्रजातंत्र की सफलता, इसी में प्रजातंत्र की सफलता भी है, क्योंकि अगर हम भेदभाव करेंगे, बांटेंगे अलग अलग, तो ये हमारी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाए। और राष्ट्र का विकास, जब ये सारी चीज़ मिली हुई होंगी तो राष्ट्र का विकास होगा और सामाजिक एकीकरण होगा। ये चीज़ें इसमें समाहित हैं। शैक्षिक अवसरों का जो विषमता का कारण है वो पिछड़े स्थानों पर विद्यालयों का ना होना, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वंचित जो वर्ग है वो कौन कौन सा है? वंचित, तो वंचित वर्ग में आते हैं, वो आती हैं महिला और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और हमारे आते हैं दिव्यांग। ये 1 2 3 4, ये जो 4 चीज़ें हैं ये वंचित वर्ग में इन्होंने रखी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो समावेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आती है। समावेशी जो विद्यालय हैं, समावेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो समावेशी जो हमारे विद्यालय हैं इसमें आता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रवण बाधित बालक या बालिका, यहाँ पे हम बच्चे सब यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अस्थि बाधित बच्चे, तीसरी अगर हम बात करें तो वो दृष्टि बाधित बच्चे, चौथी अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे मानसिक मंदित बच्चे, और आगे अगर हम बात करें 5 में तो वो हो जाएगी बहु बाधित बच्चे, छठी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी सामान्य बालक या बच्चे, 7वीं अगर हम बात करें तो हो जाएगी वंचित वर्ग। तो ये जो श्रवण बाधित बच्चे, अस्थि बाधित बच्चे, दृष्टि बाधित, मानसिक बहुबाधित और सामान्य बालक बच्चे और वंचित बच्चे। तो देखो श्रवण जो सुनने में जो असमर्थ हैं, जिन्हें सुनने में बाधा आ रही है, तो ये जो बच्चे हैं ये भी इसके क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अस्थि से जो दिक्कत है, अस्थि बाधित है, जैसे क्या बोलते हैं जो बैकबोन है, जो हमारे बैकबोन कमर से ऊपर का हिस्सा है वो पीछे कुबल टाइप का निकल आता है, तो वो हमारे अस्थि बाधित बच्चों में आ जाते हैं। दृष्टि बाधित बच्चे आप समझ ही रहे हैं, जिनका हम कहते हैं कि देखने में जो अच्छा सा नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो दृष्टि बाधित बच्चे आ जाएं, तो इनके लिए भी समावेशी शिक्षा में हम लाएंगे। मानसिक जो रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो भी ये क्या बोलते हैं समावेशी शिक्षा में आएंगे। और जो बहुबाधित हैं, यानी कि जो श्रवण है, अस्थि है, दृष्टि है, इनको अगर हम मिला दें तो ये, और जो मानसिक जो मंदता है, इन बच्चों के लिए हम बहुबाधित बच्चे कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सामान्य बालक जो बच्चे हैं, यानी जो सामान्य बच्चे हैं, जो औसत हैं, उन बच्चों के लिए भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। और जो वंचित वर्ग के आते हैं, जो एसटी और जो ओबीसी वर्ग के जो बच्चे आते हैं, उनके लिए भी हम समावेशी जो विद्यालय हैं उनके ये कार्य क्षेत्र हो जाते हैं। 7 कार्य क्षेत्र पर ये जो समावेशी विद्यालय हैं ये कार्य करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों पर, अस्थि बाधित और दृष्टिबाधित, मानसिक बाधित, बहुबुद्धि, सामान्य बालक और वंचित बालक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो हमारी समानता के लिए कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिया था। समानता के लिए कोठारी जो आयोग है
उसका सुझाव। तो कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया है उसमें इसने सबसे पहले बात जो कही है वह कही है अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं। दूसरी इस कोठारी आयोग ने बात कही है वो ये कही है कि आवागमन की उचित सुविधा हो। तीसरी इसने जो बात कही है वो ये कही है कि छात्रावास एवं छात्रवृत्ति। सबसे पहले इसने बात कही कि अधिक से अधिक स्थानों पर स्कूल खोले जाएं, क्योंकि 10-10 किलोमीटर पर स्कूल हैं, 5-5 किलोमीटर पर स्कूल हैं, तो यहाँ पर अगर बच्चा जो 5 वर्ष का है तो वो कैसे पहुँच पाएगा। तो इसके लिए इसने क्या कहा, कोठारी आयोग ने कहा कि अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं। दूसरी इसने बात कही आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, जो आने जाने की जो रास्ताएं हैं वो बिल्कुल कैसी हों, सुदृढ़ हों और अच्छी हों, वहाँ पर बच्चे आराम से आ जा सकें और वो स्कूल भी हमारे नज़दीक हों। तो ये 2 बातें इसने कही। तीसरी इसने बात कही छात्रावास एवं छात्रवृत्ति। अब जहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं आने जाने की व्यवस्थाएं और हम अधिक स्कूल वहाँ पर नहीं खोल पा रहे हैं, तो इन्होंने इस बात को रखा कि छात्रावास और छात्रवृत्ति जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर जो आने जाने की सुविधाओं से वंचित हैं वहीं पर इनके लिए स्कूल खोल दिया जाए और वहीं पर इनके लिए छात्रवृत्ति यानी वजीफे का यानी का स्कॉलरशिप की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। तो ये बात किसने कही, ये बात कोठारी आयोग ने कही। और अगर हम आगे बात करें तो शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो सुझाव दिया गया वो ये सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता हो। व्यावसायिक और हमारी क्या बोलते हैं तकनीकी जो क्या बोलते हैं शिक्षा है, इसमें महिलाओं की जो है महिलाओं की भागीदारी हो। इस बात को ये जो शैक्षिक समानता है इसमें जो बात कही गई है राष्ट्रीय आयोग शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय आयोग शिक्षा नीति 19 शिक्षा जो है इसमें 1986 में बात कहेगी कि जो व्यवसाय है जो रोज़गार हैं और जो तकनीकी यानी जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें भी महिलाओं की क्या हो सहभागिता हो, भागीदारी हो। इससे क्या होगा, जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जो भेदभाव शैक्षिक रूढ़ी ग्रसित जो लोग हैं समाज है, तो उसको ऊपर उठाना और महिलाओं का भी विकास होगा। तो इस बात को किसने कहा, इस बात को भी हमारी शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस बात के लिए सुझाव दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू की गई। सर्वप्रथम 1970 में अनिवार्य योजना तो लागू की गई, तो वह इसलिए लागू की गई कि इंग्लैंड की शिक्षा की जो पुनर्व्यवस्था है, इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में अच्छे से हो सके। सर्वप्रथम 1970 में अनिवार्य योजना लागू की गई इंग्लैंड में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था। वहाँ की जो व्यवस्था थी शिक्षा की इंग्लैंड में वो बहुत बेकार हो चुकी थी, तो 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लाई गई। अनिवार्य शिक्षा योजना के अंतर्गत इंग्लैंड में सभी के लिए ये शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये बात कही गई थी
इंग्लैंड में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का कुछ वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।